जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों थर्सडे 26 दिसंबर 2024। कुछ ही दिनों में ये 2024 भी समाप्त हो जाएगा और 2025 यहाँ पे आगमन हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत की पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो दो रिवर को कनेक्ट करने का कार्य करेगी, ताकि जो भी ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पे जल की सुविधाएं, इरिगेशन की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम को सही किया जा सके, ताकि वहां के लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और जो माइग्रेशन हो रही है एक जगह से दूसरे जगह पे दोस्तों, वो सीधे यहाँ पे खत्म हो जाए। तो इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 45,000 करोड़ के अप्रॉक्स में यहाँ पे एक्सपेंडिचर आई है। इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से कार्य हुआ है। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ये आपको दो स्टेटों के अंतर्गत आता है। पहला स्टेट आ रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा आ रहा है उत्तर प्रदेश। इन दोनों रिवर को यहाँ पे लिंक करके दोनों वाले रीजन में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है आपका बुंदेलखंड का, वहीं पे यहाँ पे वाटर सिस्टम को ये एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कई कंसर्न रेज कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो कंसर्न क्या है, तो हमें वो चीजें देखनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर के। इन चीजों को हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे इस चीज को लॉन्च किए हैं और ये खजुराहो से चीजें लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये पूरी लॉन्चिंग हो गई और क्रेडिट जो दिए हैं भीमराव अंबेडकर जी के विजन को यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं कि इनका कुछ ऐसा सपना था, यहाँ पे मैंने पूरा किया। केन बेतवा का अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाएगी और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो भी समझ में आ जाएगी। कुछ अपोजिशंस भी हैं यहाँ पे, जो लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं वो इसके खिलाफ और कंसर्न में भी अपना इश्यू रख रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट है उनको भी यहाँ पे देखी जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि केन बेतवा का बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको मिले कि क्या क्या इसके कंसर्न है। वो चीजों को हम देखेंगे। बैकग्राउंड डिटेलिंग अच्छे से तो देता ही हूं मैं, जितना मेरे से हो सकता है उससे अधिक ही प्रयास करता हूं। दूसरी जो बगल में साइड इंफॉर्मेशन है, ये फ्रंट पेज की आर्टिकल है दोस्तों। इस आर्टिकल को समझा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सीधे आपका जो प्री पॉल स्कीम है कुछ, जिसे 1,000 रुपए के आसपास महिला को यहाँ पे दिया जाता है। अभी बात हुई कि 2100 रुपीज के आसपास यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के सीएम जो है अतीशी यहाँ पे कह रही है कि ऐसा कुछ चीजें नहीं है। ये यहाँ पे पुलिस इस चीज को संज्ञान में ले कि ये कौन पब्लिश करा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है। वो किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो यही सारी चीजें हैं जो इश्यू निकल के आ रही हैं आपके दिल्ली में। तो यहाँ पे संजीवनी योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके तहत यहाँ पे 1000 प्राप्त हो रहा था। रिसेंटली बात बोला गया कि 2100 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे यही जो डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ नोटिस हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन नोटिस जो दिया है उसका संज्ञान हो, वही इश्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये कौन कह रहा है, ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस प्रकार की चीजें इसलिए हो रही हैं कि इनकी सारी रिकॉर्ड डाटा को ट्रैक कर सके, और ये जो फॉर्म भरा रहे हैं यहाँ पे उसको भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे फॉर्म भरने पे बहुत सारे साइबर क्राइम भी हो सकते हैं। तो दोनों पार्टी, एक तरफ से बीजेपी है, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी है। तो यहाँ पे टसल इलेक्शंस का शुरू हो चुका है दोस्तों। देखते हैं कौन जीत के आएगा, और जो सारी इश्यू है वो आपको यहाँ पे मैं कंसाइज उसकी ब्रीफिंग आपको दे दिया। अब यहाँ पे मैं सीधे चलूंगा, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, मान के चलिए ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, केन बेतवा प्रोजेक्ट, और इसी को लेकर के पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केन बेतवा प्रोजेक्ट का एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, यानी वातावरण को कितना हार्म पहुंचा रहा है और कितना ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचा रहा है, दोनों कंसर्न को यहाँ पे देखा जाएगा। तो जो बातें हैं, 23 लाख ट्री के आसपास काटे गए हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। इस पन्ना टाइगर रिजर्व को अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे टाइगर की जो हैबिटेट है
वही लॉस हो जाएगी। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो जाएगी। सेकेंड जो हैबिटेट लॉस की बात करी गई है वल्चर की, वो भी हैबिटेट लॉस हो जाएगी। उसके बाद क्रोकोडाइल की, तो इन लोगों की जो हैबिटेट है वो लॉस होगी, तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट तो होना ही है। समझ रहे हैं बात को, यहां पे ध्यान से समझिएगा। तो ये इकोलॉजिकल इंपैक्ट और कंसर्न यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट यहाँ पे लगातार उठा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन की अगर बेनिफिट को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट या फिर अर्थ के कंसर्न में लेकर के आपको सोचना जरूर से चाहिए कि कितना ये इंपैक्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। केन तो आप प्रोजेक्ट की बात करें तो खजुराहो के आसपास से इसको लॉन्च किया गया है बुंदेलखंड वाले रीजन में, और ये सीरियस थ्रेट है पन्ना टाइगर रिजर्व बायोडायवर्सिटी, जो कि यहाँ पे फ्लोरा प्लस फौना दोनों को यहाँ पे हार्म कर रहा है। तो ये जो रिमार्केबल सक्सेस बताई जा रही है कि रिवाइवल हुआ है अर्ली 2009 से, और यहाँ पे कितना ज्यादा जो फैक्ट्री इनहैबिटेट है वहां पे, तो प्रोजेक्ट जो है सबमर्ज करेगा 10% ऑफ द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, जो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं जिसका नाम पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो ये चीजें हैं, तो स्पेसीज, वल्चर, इन सब चीज को लेकर के इंपैक्ट करेगी। इकोसिस्टम यहाँ पे बाइफर्केट कर रहा है, मतलब सेपरेट हो जा रही है। अब अगर रिवर जाएगी तो ये इधर के लोग इधर रह जाएंगे, इधर के लोग इधर रह जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है इसी को होकर के ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के ही निकल रही है। तो ये इंपैक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चंस जरूर बन के आएगा जो आपको यहाँ पे समझना है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब फायदा गिनवा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे क्या फायदे हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग को जो इतना इसके पीछे पड़े हुए थे। तो सही बात में यहाँ पे इंक्रीज सेल्फ रिलायंस की बात हो जाएगी, आत्मनिर्भरता थोड़ी सी तो बढ़ेगी अगर वहां पे जल की सुविधाएं होंगी, क्योंकि बहुत सूखा और उभर खाबड़ एरिया है वो बुंदेलखंड का रीजन। अच्छा, बुंदेलखंड का रीजन हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको चीजें बताई जाएंगी। तो यही वो रीजन है जो आपको बुंदेलखंड का रीजन मैं बता रहा हूँ। केन रिवर और बेतवा रिवर, इन दोनों रिवर को लिंक किया जा रहा है। अच्छा, पानी कहां से कहां जा रहा है, तो केन से निकल करके बेतवा में जा रहा है, इसीलिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोला गया। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो ये मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, जो यहाँ पे सूखाग्रस्त है, ड्रॉट प्रोन एरिया के रूप में माना जाता है, उसी को यहाँ पे लिंक करेगा। और इसको और डिटेलिंग में देखेंगे तो दोनों उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश दोनों वाले रीजन में ये चीजें फैलेंगी, तो यानी दोनों लोगों को लाभ होगा। इसीलिए यूपी और एमपी दोनों का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पे केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट निकल के आया है। अब ये जो प्रोजेक्ट आया है इस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बुंदेलखंड वाले रीजन में आसानी से प्रोडक्शन होगी। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया एक प्रकार से। तो ये चीजें होंगी। अखिलेश यादव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी का सपना था, जो यहाँ पे उन्होंने इसको लेकर के एक्शन लिया था। तो ये मुलायम सिंह यादव को यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट या फिर एनडीए गवर्नमेंट कह लें, ये इसने लॉन्च किया है। तो ये थी यहाँ पे केन बेतवा का इकोलॉजिकल कंसर्न, ह्यूमन कंसर्न, नीड, इकोलॉजिकल इंपैक्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया। लेकिन उससे काम तो नहीं चलेगा। अब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखिए। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला इनिशिएटिव है, जैसा कि हम भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे हम ये पहला इनिशिएटिव है भारत सरकार के तरफ से। तो पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये केन बेतवा, याद रखिएगा इस चीज को। और ये लिंक करेगा केन रिवर इन मध्य प्रदेश विथ बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, तो रिवर दो इंपॉर्टेंट है, एक ओरिजिनेट हो रही है आपके मध्य प्रदेश, और यहाँ पे यमुना रिवर में जाकर के ये मिल जाती है, बेतवा रिवर और केन रिवर। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुंदेलखंड वाले रीजन में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से लेकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी यहाँ पे कार्य हो रहा है। कंपोनेंट आप प्रोजेक्ट अगर देखेंगे तो दौधन डैम, ये बांध है दौधन डैम, याद रखिएगा 77 मीटर हाई डैम है केन रिवर पे।
ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ के चलिए। दौधन डैम किस नदी पे है? तो डीके से याद रखिएगा, डीके दिनेश कार्तिक। दौधन डैम केन रिवर पे है। ये प्राइमरी रिजर्वायर है पानी को डाइवर्स करने के लिए। कैनाल सिस्टम भी बनाई गई है केन से बेतवा 221 किलोमीटर। हाइड्रो पावर जनरेशन 103 मेगावाट। इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर 10.62 लाख हेक्टेयर। इस प्रकार से चीजें हैं। स्टेट इन्वॉल्व है यूपी और मध्य प्रदेश। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की? तो वाटर की कमियों को दूर करेगा, ये चीजें याद रखिएगा। एग्रीकल्चरल बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे इरिगेशन 10 लाख हेक्टेयर में, यहाँ पे सोचिए कितनी बड़ी एरिया है, पहले 10 लाख हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो कहाँ ऐड होगी? लोगों की, यहाँ पे देश के जीडीपी में ऐड हो जाएगी। हाइड्रो पावर जनरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न तो है ही। तो पन्ना टाइगर रिजर्व अब काफी न्यूज में है, ये चीजें याद रखिएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व की जो बायोडायवर्सिटी है, वल्चर, घड़ियाल, टाइगर, ये अब इंडेंजर जोन में आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी भी होगी, जो वहां के हैबिटेट हैं, ट्राइबल पीपुल लोग हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनंडेशन हो जाएगा। यहाँ पे पानी वाला रीजन अब हो जाएगा, ये पूरा हैबिटेबल नहीं रहा ना, तो इनको रिहेबिलिटेट करने में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएगी। इकोलॉजिकल कंसर्न तो मैं कभी से बता ही रहा हूं। करंट स्टेटस क्या है? तो यहाँ पे फॉरेस्ट की क्लियरेंस दे दी गई है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इतना पैसा एलोकेट करके इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, जिसका नाम नीरा है, नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी, जिसके कारण आज सफल हुआ है आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आशा करता हूं मैं जो आपको यहाँ पे समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है, जिसके कारण आप आसानी से इस चीज को एसेस कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट तो जरूर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल है, ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है दोस्तों, इसको यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आज जो डेट है वो आप समझिए, 26 दिसंबर 24। ये वही दिन है दोस्तों जब सुनामी आई थी। 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी और इंडियन ओशियन में, इंडोनेशिया वाले रीजन में सुनामी आई थी और बहुत सारी कंट्री यहाँ पे इम्पैक्ट हुई थी, इससे ऑलमोस्ट 50 कंट्री। तो कई सारी कंट्री इम्पैक्ट हुई थी, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और कैजुअलिटी के बाद अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट किया था ये। तो यहाँ पे उसी को लेकर के एडिटोरियल आया हुआ है। कुछ यहाँ पे लेसन्स के बारे में बातें करी गई हैं कि हम लोगों ने अपने पास्ट से क्या सीखा है, क्या सोशल चेंजेज हुए हैं, किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है मैंग्रोव का, जो इन सी वेब से हमें बचाता है। तो मैंग्रोव का एक रोल है। मैंग्रोव की अगर बात करेंगे तो ये अपना साउदर्न पेनिनसुला है, तो ये उड़ीसा वाले पार्ट में और आपके सुंदरबन बंगाल वाले पार्ट में मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं? ये बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, श्रब्स की तरह होते हैं, जो टाइड्स आते हैं, वेव आते हैं, स्ट्रॉन्ग तूफान आते हैं तो सबसे पहले यही फेस करते हैं, एक प्रकार से बैरियर का काम करते हैं। तो इनको 60% 70% इनका जो स्पीड होता है यहीं पे स्लो हो जाता है, उसके बाद ये मेनलैंड में प्रवेश करते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी अंदर तक डीप रूटेड होती हैं। तो ये मैंग्रोव एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी टूरिज्म का कार्य कर रहा है। आज के समय में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इकोनॉमी को आप ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। सुनामी की अगर बात करें तो कई जगहों पे अलग अलग इश्यू निकल के आई है, उन चीज़ों को यहाँ पे नोट्स के माध्यम से इस एडिटोरियल को आप देखेंगे। तो वही मैंग्रोव का रोल नेचुरल बैरियर के रूप में होता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके क्या,
अपनी कोस्टल एरियाज की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो रिसोर्स है वो पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए, जो भी कॉमन रिसोर्स है। बहुत सारी चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन हो रही है थाईलैंड वाली जगहों पे यहाँ पे, तो ये इश्यू निकल के आ रही है। राइज ऑफ द टूरिज्म हो रहा है, सेक्स इंडस्ट्री की बढ़ावा भी हो रही है इस वाले रीजन में। हम अगर कंट्री में बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे तो हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से कोस्टल एरिया है, उसकी एसेसिबिलिटी सही प्रकार से हो, और जो लिवलीहुड हो, जिसकी जीविका की बात कर रहे हैं पीपुल की, कम्युनिटी को लेकर के वो चीज़ें सही हो। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और इनइक्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। सुनामी की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से दो कम्युनिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक लेबर क्लास। तो यहाँ पे जो विनर हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास हो गए, जैसे एसेट ऑनर, सर्विस प्रोवाइडर, और जो लूजर हैं वो लेबर क्लास, लेबर ट्रेडिशनल कम्युनिटी, ये वाले क्लास को भी जन्म दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रिफ्यूजी के रूप में आए, लोगों का हाउस जो है डैमेज हो गया, लोगों को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जाना पड़ा, तो वो क्या हो गए, वहाँ पे रिफ्यूजी के रूप में भी रहने लगे। इतने लोग तो कंट्री छोड़ के चले गए, और जितने लोगों की डेथ हो गई वो तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे कंसिडर में आ रहा है। इनइक्विटेबल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, यानी इस वाले एरिया में अगर ठीक है, इसी अपने इंडिया से सोचते हैं, ये तमिलनाडु वाला रीजन है, खास करके नागापट्टनम, ये वाला भारत का जो पार्ट था दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट आया था, और कैजुअलिटी भी बहुत सारा आई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश बहुत ज़्यादा हुआ था। तो नागापट्टनम काफ़ी न्यूज़ में है ये, और इस पे एडिटोरियल भी आ जाई है, तो उसको भी देखेंगे शॉर्ट में। यहीं पे सारी चीज़ें हैं जो इशू यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो जो रिलीफ एफर्ट डाला गया है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटी हैं, सोशल इनइक्वालिटी, उसको सही प्रकार से रिहेबिलिट करना पड़ेगा। जिसको जिसको जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। जो वल्नरेबल ग्रुप है, तो यही सारे ग्रुप वल्नरेबल हैं, दलित, वुमेन, एथनिक माइनॉरिटी, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट, इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा हमें। जेंडर इनसेंसिटिव पॉलिसी भी, यानी वुमेन ज़्यादा इससे प्रभावित हुई हैं, चिल्ड्रन ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा। विडो, वुमेन, इन लोगों की जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये कई प्रकार से डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस कर रही है। तो प्रॉब्लम फेस ये लोग कर रहे हैं ज़्यादा। इंगेजमेंट विथ लोकल स्ट्रक्चर, यानी ग्रॉस रूट लेवल पे जो निचले तबका है और बड़े तबका, इसमें कनेक्टिविटी एक होनी चाहिए। तो कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। एक्सटर्नल नोशन ऑफ डेमोक्रेसी अंडरमाइंड लोकल कैपेसिटी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जो निचला तबका और बड़ा तबका, इनमें जो है कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट होगा तभी जाकर के इंस्टीट्यूशंस और इस प्रकार की प्रैक्टिसेस हो पाएंगी। क्या क्या सही मायने में यहाँ पे करने की ज़रूरत है? तो इकोसिस्टम को तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सुनामी का इम्पैक्ट तो आपको मैं बता ही दिया। तो मैंग्रोव को सही करना है, तभी तो डिजास्टर को आप सही कर पाएंगे। क्योंकि ये जब आएगा ना, मज़े की बात सुनामी की आपको बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि जब सुनामी ये इस एरिया में प्रवेश करती है, तो ये इसका सी वाला एरिया हो गया, और ये लैंड वाला एरिया हो गया। तो जब सी वेव आती है यहाँ से इस साइड, तो यहाँ तक कोस्टल एरिया से कुछ दूर तक बहुत हाई टाइड नहीं आएंगी, बहुत ऊपर तक ये चीज़ें आती नहीं है, इसलिए मालूम नहीं चल पाती। जब ये सी शोर को टच करती हैं तभी ये हाई टाइड के रूप में 30 मीटर 50 मीटर इतनी हाइट को लेती हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस हो जाती हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंग्रोव और फॉरेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों साइड मैंग्रोव हैं ये दोस्तों, याद रखिएगा। आपके अंडमान निकोबार वाले में भी पार्ट में मैंग्रोव यहाँ पे पाए जाते हैं। इन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा इस रिसोर्स को, और जो लिमिट करना पड़ेगी प्राइवेटाइजेशंस को, तभी जाकर के जहाँ की कम्युनिटी इंटरेस्ट सही हो पाएगी। इंक्लूसिव रिलीफ मेजर की बात करी जा रही है, प्रायोरिटीज करनी पड़ेगी वल्नरेबल ग्रुप को, जिसको भी दिक्कत यहाँ पे हो रहा है।
इस प्रकार से करेंगे तब जा करके कम्युनिटी स्ट्रेंथन होगी और सही प्रकार से हम उस कैपेसिटी का उपयोग भी कर पाएंगे। ये तो प्रॉपर चीज़ें हो गई। तो यही सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल में, यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं कि हम लोगों ने क्या सच में सीखा है, इनइक्वालिटी किसको लेकर के है, क्या इंगेजमेंट रखनी है लोकल से स्ट्रक्चर से, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखें। तो दोस्तों पूरा का पूरा आज जो है एडिटोरियल ना, ये बस और बस की एक सुनामी पे है। तो असली चीज़ें निकल के आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। याद करिए, ये आपका जीएस का सेक्शन भी है, तो इस पे हम देखेंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। तो दूसरा एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो पैनेसिया। पूरा चीज़ों को कवर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आर्टिकल आया नो पैनेसिया। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। रिसेंटली इलेक्शन आपके कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट जीत के आई है, ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू क्या निकल के आ रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर की। तो अब बात समझिएगा, बहुत इजी और आसान शब्दों में समझा करके मैं आगे बढ़ूंगा। जो इलेक्शन था महाराष्ट्र का, वहां पर बहुत ही ज्यादा स्कीम्स लाई गई। किसके लिए? तो एक मास को टारगेट करने के लिए, और भी इलेक्शन से ठीक पहले, जिसके कारण इसको रिजल्ट मिला क्या? एनडीए गवर्नमेंट वहां पे विक्ट्री लेकर के आई। अब इसी प्रकार से कुछ दिल्ली में भी हो रहा है। तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वहां के, वो तो कर रही है, लेकिन उसकी दो प्रमुख स्तंभ हैं। एक स्तंभ है एजुकेशन और दूसरा स्तंभ है हेल्थ। इन दोनों पे कोई भी इसका तोड़ नहीं है, कोई भी देश की पार्टी ऐसी नहीं है जो इतना फोकस करती हो। ये चीज़ याद रखिएगा। जो एडिटोरियल लिख रहे हैं उन्हीं की मैं जुबानी बोल रहा हूँ, मेरा कुछ इसमें बताया हुआ चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जॉब, प्राइमरी फोकस हेल्थ और एजुकेशन, ये पहले ही इनकी प्रायोरिटी रही है आम आदमी पार्टी की, जिसके कारण इनका वेलफेयर का एरिया काफ़ी ब्रॉड होता है। वहीं पे इनकी जो फ्रीबीज वाली स्कीम है, बीजेपी हो गई एनडीए की, तो ये अलग अलग प्रकार से स्कीम लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी कुछ इस प्रकार से स्कीम है, कलंगर मलई मगालीर उरीमई थोगुलई, इस प्रकार से स्कीम निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी की स्कीम यहाँ पे चल रही थी। तो ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ये चल रहा है दिल्ली में। हाई इन्फ्लेशन चल ही रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल ही रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, हेल्प करेगा। किसे हेल्प करेगा ये? तो लोअर क्लास को, लोवेस्ट क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, इन क्लास को तो पक्का कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल क्लास है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे अंत्योदय वाले हैं, उनको तो ये हेल्प करेगा। तो ये फ्रीबीज के रूप में ना देखें, ये कहीं ना कहीं जिसको नीड है उस रूप में देखेंगे तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। यहीं पे लड़की बहन और लाडली बहना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिला करके यहाँ पे इस स्टेटों को जीता गया। इसी से यहाँ पे सीख निकल के आया कि इसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट भी एक्शन उस चीज़ पे ले रही है, लेकिन यहाँ पे एडिटर इसी बातों को फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है उसके एक्शन में, भले ही वो इस प्रकार की चीज़ें ला रही है, तो वो वेलफेयर को डिनोट कर रही हैं, क्योंकि उसने कार्य करके दिखाया है दो प्रमुख चीज़ों पे जो स्तंभ माने जाते हैं किसी भी देश के विकास के लिए। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। तो ये दोनों पिलर हैं दोस्तों, उसी पे लेकर के ये एडिटोरियल आई थी जो मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका नाम है एमटी वासुदेवन नायर। 1933 में पैदा होते हैं, 2024 में इनका देहावसान हो जाता है। एक बहुत ही पॉइनियर ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम है ये, और 91 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है कोझिकोडे, ये केरला में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे कई सारे नॉवेल्स भी इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कजाकिस्तान में क्रैश हुआ है रसिया को जाती हुई एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे 38 लोग मारे गए हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो कजाक सिटी ऑफ अकातू में ये घटना हुई है, इसी जगह पे ये क्रैश हुई है। इतनी ये पिक्चर है जो आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो जा कर के भी देखेंगे तो काफ़ी आपको मालूम चलेगा कितना ब्रूटल। और एक्चुअली इसकी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, लाइव रिकॉर्डिंग भी वीडियो इसकी रिलीज हुई है। किसी ने इसका मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बनाया, फुटेज वो सर्कुलेट कर रहा है ऑनलाइन, वो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं। तो कैसे ये स्ट्राइक किया है, ऐसे 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 जा कर के, और आग लग गई है। ये प्लेन है मान के चलिए, और जैसे ग्राउंड पे टच करी है तो आग लग गई है। तो यही इसकी हालत थी, कई सारे लोग यहाँ पे मर गए हैं। तो यही कहानी थी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कौन सी इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा जैसे कि आपको बताया ही मैं, आज 2004 के सुनामी पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे घर से, अपने होम से हाथ भी धोना पड़ा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी हुआ है और कैजुअलिटीज़ भी आई हैं। वो तो मैं आपको बताया ही था। तो ये दोनों को याद करने के लिए आज के समय में यहाँ पे रीयूनियन हुआ है। कहाँ पे? अन्नई सथ्या गवर्नमेंट चिल्ड्रेन होम, नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। अगर इंडिया को देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु, इस वाले जोन में ये इशू हुई थी। उसी को लेकर के यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेमोरेबल ये टाइम पीरियड है। और 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2024 ये चल रहा है, और 2004 में 26 दिसंबर को ये चीज़ें हुई थी। तो यही पूरी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। देखिए, ये कुछ शहर है जो आपको समझ में आ रहा होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे उसका कचाल आइलैंड, काफ़ी कोस्टल डिवास्टेशन हुआ था यहाँ पे, जिसके कारण कई सारे आइलैंड भी डूबे थे। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो निकोबार का कुछ आइलैंड स्पेसिफिक था, वो काफ़ी डूब गया था। और ये कचाल आइलैंड भी न्यूज़ में था, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट किया। अंडमान निकोबार आइलैंड 2005 का ये दृश्य है। तो 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इम्पैक्ट किया था 2004 में 26 दिसंबर को। ये सब ट्रेजेडी थी, अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड, ऑलमोस्ट 9.7 या 8 का मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक से रिलीज हुआ था। और कहाँ पे था वो सीजन? तो आपके इंडोनेशिया वाले रीजन में वो चीज़ें हुई थी जो इम्पैक्ट किया था। ये तो बहुत ब्रूटल हुआ था। नागापट्टिनम जर्नी ऑफ रिजिलियंस, कैसे ये चीज़ें सही, इसने वाटर शेड मूवमेंट, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिजिलियंस और कंट्रास्टिंग ग्लोबल एक्सपीरियंस, हर प्रकार से यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल निकल के आता है। तो हम लोग उसी को देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड करके बता दिया। सुनामी की फॉर्मेशन कैसे होती है, किसे कहते हैं, ये चीज़ पहले देखेंगे। तो ये सीरीज ऑफ लार्ज ओशियन वेव है, क्योंकि यहाँ से देखिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सुनामी को लेकर के। आज एडिटोरियल पूरा इसी से भरा हुआ है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो सीरीज ऑफ लार्ज ओशियन वेव्स आते हैं, ठीक है, जो कॉज करते हैं क्या? सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये वेव ट्रेवल करते हैं हाई स्पीड से ओशियन के अंदर, और ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करते हैं जब ये कोस्टल एरिया पे पहुंचते हैं। अब मान के चलिए ये एरिया है भारत का साउथ, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे इंडोनेशिया वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं सुनामी इमर्ज आउट होती है, किससे? अर्थक्वेक से। अब जैसे ही अर्थक्वेक होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, प्लेट लड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक वेव जनरेट होती है, शॉकिंग वेव, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है? दूसरी एक और चीज़, यहाँ पे ये टाइड वेव नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए सुनामी टाइड वेव है तो गलत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिसके कारण ये सी वेव अपने आप में आती रहती है, और जैसे कोस्टल एरिया पहुँचती है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अचानक से, तो 30 से 40 मीटर तक हाइट चली जाती है। तो सोचिएगा किस मोमेंटम और स्पीड से इम्पैक्ट करेगी। कॉजेज ऑफ सुनामी यहाँ पे सबमरीन अर्थक्वेक से निकल से सकती है, ट्रिगर कर सकती है अंडर सी अर्थक्वेक,
टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से कर सकती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सी फ्लोर कॉज इसका हो सकता है, वॉल्केनिक्स इरप्शन से हो सकती है, लैंडस्लाइड से सुनामी आ सकती है, मेटोराइट इम्पैक्ट से भी सुनामी आ सकती है, ग्लेशियल से भी, ये जो बर्फ होते हैं उससे भी हो सकता है। इसकी पहचान क्या है? तो स्पीड की अगर बात करें तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डीप ओशियन में हो सकती है। स्लोइंग डाउन इन सैलो वाटर और इंक्रीज होती है जब हाइट होती है। वेव हाइट की अगर बात करें तो स्टार्ट होता है स्मॉल रिपल से, ऐसे इन डीप वाटर, लेकिन ग्रो करता है कहाँ पे? कोस्ट लाइन पे, जो कि आपको बताया ये वाले पार्ट पे अगर आपका साउथ इंडिया है और सुनामी आ रहा है यहाँ से तो यहाँ तक चलेगा, लेकिन असली चीज़ यहीं पे मालूम चलेगा सटाक से सीधे। वेवलेंथ की बात करें तो एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ होती है ओपन सी में और लंबा एरिया भी कवर करती है। अब थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि पूरा चीज़ें इसी पे आज खेलेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस भी बनता है और जीएस सेक्शंस में ये चीज़ें आती हैं आपके जीएस पेपर में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आता है। इसका पर्पज ही है कॉम्प्रिहेंसिव नियम बनाया गया है कि कैसे तैयारी करी जाएगी, कैसे संभाला जाएगा, चीज को मैनेज करा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए अथॉरिटी ये सेंट्रल लेवल पर बनाई जाती है। स्टेट लेवल पे बात करें तो एसडीएमए भी यहाँ पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीडीएमए भी है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को टारगेट करती है। ये प्रिपेयरनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करता है वेरियस लेवल पे और फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्क को कम करने के लिए और मैकेनिज्म पे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी प्रकार से है। इसको भी यहाँ पे टारगेट करता है कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे इन्वायरमेंट को और डिजास्टर को कम से कम करेंगे, चाहे इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो चाहे नेचुरल डिजास्टर हो। फैक्ट्री एक्ट 1948 का भी यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि सेफ्टी और हेल्थ ऑफ द वर्कर, जो भी फैक्ट्री में है, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिजास्टर होगा तो उससे सेफ्टी करी जाएगी। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 में आया। इसका भी यही उद्देश्य है, कैसे प्रिवेंशन होगा, कंटामिनेशन होगा, एपिडेमिक अगर होता है तो भारत में। ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप मेंस वाले अगर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो। माइंस एक्ट 52 में आया। ये भी आपका माइनिंग डिजास्टर्स को लेकर के बनाया जाता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया 1962 में। इसका भी यही चीज़ें हैं, डिजास्टर को लेकर के कैसे मैनेज करा जाए, ये न्यूक्लियर चीज़ें ऐड हो जाती हैं इसमें। CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन आता है नोटिफिकेशन 2011 में कि किस प्रकार से कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना है और मिटिगेट करेगी डिजास्टर लाइक सुनामी और साइक्लोन। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, ये एयर एक्ट है 1981 वाला, कैसे कंट्रोल करेगा इन्वायरमेंटल रिस्क, पोल्यूशन कैसे कम करी जाएगी, इन चीज़ों को एड्रेस करता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं डिजास्टर मैनेजमेंट तक चीज़ें पहुँचा के आपको मैं एक्सप्लेन किया। तो इसकी पूरी डिटेलिंग दे दिया, सुनामी के दे दिया, कॉजेज दे दिया, एनडीएमए एक्ट की डिटेलिंग दे दिया, जो भी डिजास्टर को कंट्रोल करते हैं वो भी चीज़ें दे दिया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे की पार्टनरशिप की बात करी जा रही है, इंडिया और कुवैत। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड टू कुवैत और कुवैत कन्फर्ड हिम स्पेशल ऑनर अवार्ड दैट इज कॉल्ड मुबारक ग्रेट अवार्ड। तो उनको मिला है मुबारक ग्रेट अवार्ड। उससे पहले बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है। वो सारे अवार्ड को मैं पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया हूँ। अगर आपको वो चीज़ें देखना है तो पूरी डिटेलिंग में मैं अवार्ड को कवर किया हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो जा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1981 से ये पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। तो नियरली यहाँ पे 12 ईयर्स सिंस विजिट बाय कुवैत प्राइम मिनिस्टर। कुवैत के भी प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, तो 12 साल वो चला गया और 1981 में यहाँ पे से लेकर नरेंद्र मोदी विजिट किए हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये कुवैत भी एक की के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंस इसकी अच्छी खासी है।
500,000 इंडियंस यहाँ पे कार्य करते हैं। लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। हिस्टोरिकल ट्रेड भी है, ट्रेवल टाइज भी है, हर प्रकार से एक दूसरे कंट्री इंडिया प्लस कुवैत, इन दोनों के बारे में भी मैं बताया हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एडिटोरियल में लिखा है वो चीज़ें आपको बता के मैं आगे लेके चलूँगा। कुछ बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी डिटेलिंग मैं 2-3 बार दे चुका हूँ। यहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस करेगा। वेस्ट एशिया की अगर बात करें, बायलेटरल ट्रेड दोनों में 10 बिलियन के आसपास यहाँ पे है ही। 3% ऑफ द एनर्जी नीड इसी से पूरा कर रही है। इंडिया की 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई है और 4th लार्जेस्ट एलपीजी की सप्लाई है। पीपल टू पीपल टाई और लिंक है, ट्रेड का भी लिंक है, डिफेंस में कोऑपरेशन की बातें चली रही हैं। कुवैत के एमीर जो हैं, जिसे हम अल सबा हम कह रहे हैं, ये साइन किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अवार्ड मुबारक अल कबीर यहाँ पे दिया गया है। किसको? मोदी साहब को। इम्पोर्टेंस मूवमेंट क्या है ब्रॉडर रीजन पे अगर देखा जाए तो गाजा और इजराइल यहाँ पे बम्बार्डिंग चल रहा है इन दोनों कंट्री में, और लेबनान और येमेन यहाँ पे वेस्ट एशिया में पीस के लिए भी गुहार कर रहा है। तो दोनों में ये भी इशू चल रहा है। वेस्ट एशिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन वाला जोन है ये वेस्ट एशिया, ये इशू निकल के आ रहा है। और साथ में अगर इजराइल और हमास या फ़लस्तीनी कह लीजिए, इन दोनों कंट्री में भी काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 45,000 प्लस लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। तो ये बहुत ही टेंशन वाला जोन है वेस्ट एशिया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे बात चल रही है ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, वो कैसे डोमेस्टिक प्रायोरिटी यूएस में कैसे देते हैं, वो चीज़ें भी देखी जाएगी। यूरोप की क्या एक्शन होगी वो भी चीज़ें देखी जाएंगी। तब जा कर के यहाँ पे आने वाले समय में जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो ये कैसे लेकर के चलते हैं। एनर्जी कनेक्टिविटी लाइन की बात कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ राइट्स, 8 मिलियन इंडियंस लिविंग इन दिस गल्फ रीजन यहाँ पे। तो हमें जो है कोऑपरेशन की और डिफेंस की, इन दोनों फील्ड में यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है इंडिया को। इंडिया की इसी बात को लेकर के यहाँ पे कही जा रही है। तो इंडिया का रोल इन फील्ड में आ सकता है आने वाले समय में, वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो की पार्टनर के रूप में यहाँ पे एडिटोरियल आई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे रिपब्लिकन और ट्रम्प्स की टीम यहाँ पे डाइवर्ज हुई है इमिग्रेशन के मूड में। इमिग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन लगता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मुझे बताना है। अब यहाँ पे इशू क्या है, देखिए वीज़ा की बातें चल रही हैं, टर्म वीज़ा, खास करके H1B वीज़ा। तो वीज़ा से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। तो ये क्या है, कई सारे लोग हैं, ये डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, ये मेंटेन किए हैं उसी नंबर पे। मतलब कितने लोगों को वीज़ा मिलनी चाहिए, ये घटनी चाहिए या उसी नंबर पे रहनी चाहिए, ये संख्या बता रही है। एज ग्रुप क्या है उनकी, ये रेस, वाइट हैं, ब्लैक हैं, हिस्पैनिक हैं, एशियाटिक हैं। तो ये घटनी चाहिए इतने लोग बोल रहे हैं, ऐसे ही रहनी चाहिए इतने लोग बोल रहे हैं, और बढ़नी चाहिए इतने लोग बोल रहे हैं। क्या H1 वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतने पे रोक देना चाहिए। उसी तरीके से एज ग्रुप का यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसी तरीके से पॉलिटिकल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रायोरिटी बेस्ड, सम प्रायोरिटी और नो प्रायोरिटी, यानी महत्व है, नहीं महत्व है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही फर्क पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बैकग्राउंड डिटेलिंग को देखेंगे और समझेंगे कि वीज़ा है क्या। देखिए यूएस जो वीज़ा प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो कुछ इम्पॉर्टेंट वीज़ा प्रोवाइड करता है जो जल्दी अलाउ नहीं करता है। और यूएस ऐसी कंट्री है, हम जानते हैं, इसका वीज़ा एक बार मिल गया तो आपको लगभग 150 कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर टेम्पोररी स्टे इन यूएस से, जैसे कि टूरिज्म
बिजनेस, स्टडी, वर्क, अदर पर्पज। इसके लिए जाएंगे तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीजा होगा। तो पहला नॉन इमिग्रेंट वीजा देख लेते हैं। B1 वीजा, B2 वीजा, वर्क वीजा, H1B वीजा, ये सब इसी वीजा की हम बात कर रहे हैं। H1B वीजा खास करके ये वर्क वीजा वाला है, स्किल वर्कर को दिया जाता है जो IT इंजीनियरिंग होते हैं। स्टूडेंट वीजा F1 वीजा होता है। ट्रांजिट एंड क्रू वीजा C वीजा, ट्रीटी ट्रेडर वीजा E वीजा, डिप्लोमेट के लिए A और G वीजा, अदर्स के लिए K1 वीजा। ये वीजा होते हैं। और इमिग्रेंट वीजा क्या होता है? ये इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी हो जाती है USA में, इसी को ग्रीन कार्ड एलिजिबल बोलते हैं। ये फैमिली मेंबर को IR, इमीडिएट रिलेटिव वीजा, और F फैमिली प्रेफरेंसेस वीजा, EB1 वीजा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा, डाइवर्सिटी वीजा, रिफ्यूजी एसाइलम वीजा। तो ये कुछ वीजा थे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं USA को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस अगर बने तो आपको जरूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल? इशू क्या है यहीं पे समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया, ठीक है। ये सिंगल ऐसी कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है। अब एक चीज जानिए यहाँ पे, इसने लेके आया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024, जिसने ये कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पे अकाउंट बनाने की यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है। कौन बोल रहा है ऐसी बात? ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, जिसके कारण वहाँ के कुछ ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है क्लेरिफाई किए हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है ARSMP जो एक्ट है, ये एक्ट मिनिमम जो इंक्लूड करेगी वो टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, इंस्टाग्राम, एक्स, इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाएगी। यानी 16 ईयर से कम है उम्र तो भैया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ें बोलिए। अगर इस प्रकार के फेलियर होती है तो इतना बड़ा जुर्माना $49.5 मिलियन का जुर्माना पेनल्टी भी लगाया जाएगा। यही सारा कंसर्न है। प्रीवेसी का कंसर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये चीज़ रिस्क है, टाइप ऑफ अमाउंट डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो शेयर हो सकती है, तभी तो वो चीज़ें करेंगे, बैन लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर, ये एक नया चीज़ भी लेके आ सकती है। ये तो आया ही आया, ये दूसरा चीज़ है डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर टू प्लेस ऑनस डिजिटल, मतलब ये प्रिवेंट करेगा ऑनलाइन हार्मफुल जो चीज़ें हो रही हैं वो बच्चों को ना हो। तो ये क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए हार्मफुल है? तो देखिए दोनों चीज़ है, प्लस भी है प्लस माइनस भी है। ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चे तो यहाँ पे ये खराब हो सकता है। बच्चे अगर केवल विशेष चीज़ को ही देख सकते हैं तो वो देख रहे हैं, मान के चलिए अगर जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के हैं और यहाँ पे गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो गलत वीडियो कहने का मतलब है ऐसे इलीगल कंटेंट देख रहे हैं तो वो इशू क्रिएट करेगी। वायलेंस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं केवल, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन अगर उसका एक एथिकल यूज हो रहा है तो ये एक सही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे 16 साल एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। दोनों चीज़ें प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, प्रॉज और कॉन्स दोनों है, कोई एक चीज़ नहीं है, दोनों है इसमें। तो ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में इशू तो हुआ ही है, बहुत सारे लोगों का जान गया है। लेकिन यहाँ पे हमास में और गाजा में दोनों में डिले हो रहा है कि कोई भी सीज फायर यहाँ पे आगे बात बढ़ी नहीं है। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये डिले हो रहा है और ये कह रहा है कि आपकी वजह से डिले हो रहा है। तो इसीलिए सीज फायर अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों का 45,000 प्लस लोगों का डेथ हो चुका है नॉर्दर्न गाजा में, जिसमें से सबसे ज़्यादा 25,000 प्लस चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, वुमेन है। ये चीज़ें याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन में जो यहाँ पे कार्गो शिप में ब्लास्ट हुआ तो ये टेररिस्ट अटैक, रसिया ऐसा ब्लेम लगा रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। यहाँ पे सूरीनाम के डिक्टेटर देसी बोतोरो,
इनका ये जो मर्डर किए थे इस जुल्म में, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है 79 ईयर्स की उम्र में। ये चीज़ें याद रखिएगा। इनका नाम देसी बतौर से मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सूरीनाम कहाँ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। तो ये पूरी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। गाजा की बात करते हैं तो ये फ़लस्तीन 1947 में था। आज के संदर्भ में देखेंगे तो फ़लस्तीन बिल्कुल अलग है। दोस्तों ये वाला रीजन, ये वाला साल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 6 डेज यहाँ पे वार चलता है, जिसके कारण इजराइल की यहाँ पे प्रोमिनेंसी बढ़ जाती है, डोमिनेंसी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, इकोनॉमी और अच्छी इसकी हो जाती है, फ्लरिश हो जाती है, जिसके कारण फ़लस्तीन को सिमट के रह जाना पड़ता है इन दोनों रीजन में। आज के समय में यहाँ से यहाँ आएंगे तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। ये चीज़ें यहाँ नया बनेगा तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये इशू बहुत ही पुरानी है। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट प्लस जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, सब चीज़ों की यहाँ पे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये इसके प्रोमिनेंट कॉजेज हैं। तो यही थी सारी डिटेलिंग जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं जो चीज़ें आपको बताया यहाँ पे एडिटोरियल के माध्यम से, बैकग्राउंड, करंट अफेयर, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।